वेलकम टू माय वीडियो। मेरा नाम अंश मल्होत्रा। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उसका टॉपिक है 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये टॉपिक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी फॉर अ नॉलेज पर्पस बहुत बड़ा इवेंट 21st सेंचुरी का रहा है। तो इसके बारे में, इसके कॉजेस क्या हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में असल में क्या चीज़ हुई कि ये क्राइसिस अनफोल्ड हुआ और इतना भारी लॉस हुआ ग्लोबल इकोनॉमी को। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अक्सर में जो ये इवेंट कहा जाता है, एक बड़ा ही एक्सट्रीम स्ट्रेस का पीरियड था ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में। मिड 2007 से जो शुरू होते होते ऑलमोस्ट अर्ली 2009 तक ये पैनिक रहा, लेकिन इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे वो और भी ज़्यादा लंबे थे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो क्राइसिस से पहले यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, उसको सेम रेट पे आने के लिए ऑलमोस्ट 9 साल लग गए और वो 2016 में जाके प्री क्राइसिस लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो यूएस में आ पाया। मिलियंस ऑफ लोगों ने अपनी जॉब्स खोई, जिसका इफ़ेक्ट जनरली मेजर एडवांस इकोनॉमीज़ में ज़्यादा रहा, यूएसए और यूरोप में। और उन्होंने अपनी इकोनॉमीज़ में डीपेस्ट डिप्रेशन देखा 1930 के डिप्रेशन के बाद। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा इवेंट कैसे अनफोल्ड हुआ, उस इवेंट के होने तक 2000 जो हम कहते हैं 2000 मिड से जो 2009 के बीच में जो कुछ बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी और अनस्टेबिलिटी रही, उससे पहले कुछ ऐसे क्या इवेंट्स हुए कि ये क्राइसिस को अनफोल्ड होना पड़ा। तो सबसे पहला इवेंट तो ये हुआ कि हाउसिंग बबल का ब्रस्ट होना। देखिए क्या हुआ कि 2000 सन 2000 से पहले आईटी बबल बना, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बड़े जैसे ऐसे आईटी की फील्ड में स्टार्टअप्स आए, उन्होंने खूब ग्रो किया और वो बबल अल्टीमेटली ब्रस्ट भी हुआ 2001 तक। वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया वो नया सेक्टर देखा और वो रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ यूएस में आ गए। फिर एक रीज़न ये भी बना कि एक ड्रीम को वहाँ के पॉलिटिशियंस ने जो किया कि होम ओनरशिप हो अमेरिका में, हर बंदे को एक घर मिले, उसका वो ओनर हो। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे इंडिया में करंट गवर्नमेंट जो चल रही है, उसने भी जब वो आई थी तो उसने कहा था कि 2022 तक हर बंदे के घर सिर के ऊपर एक छत होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए इसी पर। तो इन सब को देखते हुए रियल एस्टेट में हाउसेस के प्राइसेस बढ़े और वो प्राइसेस ऑलमोस्ट 2006 तक के मिड में पीक कर चुके थे। अब जब कोई मार्केट बढ़ती है, उसमें इंक्रीजिंग हाउस प्राइसेस होते हैं, तो फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का उसकी तरफ ध्यान भी बढ़ता है और वो उसी सेक्टर में मनी भी इन्वेस्ट करते हैं। अब इसी फील्ड को बढ़ते हुए देखते हुए कुछ लोग जो बीच में आ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पेक्यूलेटर्स, वो आ जाते हैं और वो जैसे कहते हैं ना कि वो अब इसमें स्पेक्यूलेट करते हैं और मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं मार्केट को। अब क्योंकि ये जानबूझ के मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो मार्केट अपने आप को कभी तो करेक्ट करेगी। जैसे कि आपने कहा होगा स्टॉक मार्केट भी अपने आप को करेक्ट करती है। जब बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ रही है ना, तो उसमें करेक्शन होता है, फिर वो कुछ समय के लिए एकदम से ड्रॉप करती है। तो क्या हुआ कि इसी तरीके से मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया और हाउसिंग प्राइसेस प्लमेट हुए ऑलमोस्ट ये 2007 की शुरुआत में। लेकिन ये जैसे ही हुए, इसका रिस्पॉन्ड और इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो बहुत गलत हुए। अमेरिका ने ऐसा फाइनेंशियल डिज़ास्टर देखा कि जो बहुत सारे बॉर्डर्स थे, होम लोन जिन्होंने ले रखे थे, उनको लोन तो ज़्यादा वापस करना था और उनके जो उन्होंने होम जिसमें वो रह रहे हैं उनके प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो गए। तो अब आप खुद ही सोचिए कि आपका जो हाउस है उसकी वैल्यू तो सिर्फ 50 लाख है और 1.5 करोड़ रुपए का लोन है। तो इसी को देखते हुए बहुत सारे बोरोवर्स अपनी उन्होंने जो किस्तें थी, ईएमआई थी, वो देनी बंद कर दी। और जब देनी बंद कर दी तो बैंकों को, क्योंकि आपको पता है कि जो लोन होता है उसका इंटरेस्ट रेट कितनी बड़ी एक रेवेन्यू का सोर्स होता है, बैंकों को नहीं मिला तो आगे लैंड नहीं कर पाए और ये साइकिल चलती गई। अल्टीमेटली हाउसिंग बबल ब्रस्ट हो गया। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के अनफोल्ड होने से पहले कुछ समय पहले से फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ स्ट्रेस भी देखे जाने लगा। काफ़ी इन्वेस्टर्स और जो लेंडर्स थे वो उनको लार्ज लॉसेस होने लगे, क्योंकि
क्या होने लगा कि जैसे हाउसिंग बबल बर्स्ट हुआ तो बहुत सारे जो बोरोवर्स हुआ तो अब डिफ़ॉल्ट कर दिया बोरोवर्स ने, तो डेफिनेटली बैंक्स जो हैं उनके जो घर थे उसको लेके मॉर्गेज लोन थे या जो उनके हाउसेस थे उसको बेचेगी और अपना मनी रिकवर करेगी। लेकिन प्राइसेस बैंकों के, आप सोचिए, जिस पे उन्होंने लोन दिए होम के लिए उनके प्राइसेस गिर गए। आप बेचेंगे तो लोन तो सारा रिकवर हो नहीं पाएगा, तो ये सारे लॉसेस हुए और एनपीए बहुत ज़्यादा हो गए। थोड़ा थोड़ा एनपीए क्राइसिस जो पिछले कई सालों से इंडिया में भी चल रहा है, ये कुछ ऐसी स्थिति बनी। अब क्या हुआ कि जब ये होने लगा तो इन लोन्स पर एनबीएस मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ जो बनी हुई थी इन लोन्स पर, वो इन्वेस्टर्स ने बेचनी शुरू कर दी। और जब आप कहते हैं ना बॉन्ड्स को अब मार्केट में खूब सारे लोग बेच देंगे तो उसके प्राइसेस गिर जाएंगे, और जब वो उसके प्राइसेस गिर गए तो जिन इन्वेस्टर्स ने उन मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ को ले रखा था उनकी नेटवर्थ भी गिर गई। अल्टीमेटली मार्केट में सेंटीमेंट इफेक्ट हो गए और ये इवेंट हो गया। देखिए मैं आपको ये बताऊँ, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ असल में कुछ नहीं होता है। ये खूब सारे लोन्स को आप करके पूल कर देते हो और उनके ऊपर उनके बेसिस पर एक सिक्योरिटीज़ बना के इन्वेस्टर्स को बेचते हो। मैंने इस पर पूरा सिक्योरिटाइजेशन पे एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे ये फ्यूचर में भी देखा जा रहा है कि ये होता भी है, हुआ भी है, और ये कैसे रीज़न बन गया फाइनेंशियल सिस्टम में। इसका बहुत बड़ा रीज़न बन गया इस फाइनेंशियल सिस्टम क्राइसिस होने के पीछे। तो ये वीडियो आप अगर सिक्योरिटाइजेशन का देख लेंगे, मैं लिंक दे दूँगा स्टार बटन में भी ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा से जाएगा कि एमबीएस क्या है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस इवेंट को समझने के लिए। तीसरा सबसे बड़ा इवेंट जो होता है जिससे अल्टीमेटली ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत कही जाती है, वो होती है बड़े बड़े फाइनेंशियल फर्म्स का फेल होना। 15 सितंबर 2008 को लहमान ब्रदर्स, बहुत वेल नोन इन्वेस्टमेंट बैंक था, वो अपनी बैंक्रप्सी फाइल कर देता है। यूएस हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा होता है। और याद रखिएगा कि ये बैंक जिस दिन फेल भी हुआ, इसके पास कैश की शॉर्टेज थी, इसके एसेट फिर भी बहुत अच्छे थे। इसने पूरा तूफान मचा के रख दिया स्टॉक मार्केट्स में। और एक बहुत ही बड़ी अमेरिका की इंश्योरेंस कंपनी थी जिसको अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप कहा जाता है, AIG, वो भी उसने नियरली इन अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम को ख़त्म कर डालती अगर वो भी कोलैप्स कर जाती। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने उसको आके फाइनेंशियल पैकेज देके ऑलमोस्ट $150 बिलियन इन्वेस्ट करके इस ग्रुप को बचा लिया, और आज ये यूएस इकोनॉमी के लिए कोई रिस्क नहीं है। ये जो इतने बड़े बड़े बैंकों के फेलियर हुए, ये इसने ग्लोबली में तहलका मचा दिया फाइनेंशियल मार्केट्स में। और आपको पता ही है कि ज़रा सा न्यूज़ हो जाए तो कैसे हर्ड बिहेवियर होता है स्टॉक मार्केट में, पैनिक कैसे होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी सिलिकॉन वैली बैंक में हुआ है थोड़े समय पहले कैलिफोर्निया में, तो वो पैनिक ही था, वो बैंक नहीं था कि उस बैंक को उसने डुबो दिया। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ कि फाइनेंशियल मार्केट डिसफंक्शनल हो गई, और क्योंकि सारे सेल करने लग गए, सारे एक साथ जो एमबीएस सिक्योरिटीज़ मैंने आपको कहा इन्वेस्टर्स से अपने शेयर्स सोल्ड करने लग दिए। अब बैंकों को और क्या हुआ कि और जो फर्म जिनको फ्यूचर और लोन लेना था आगे के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो लोन देना भी बंद हो गए बैंक। तो ऑलमोस्ट फाइनेंशियल सिस्टम स्टैंड स्टिल के लिए आ गया था थोड़े समय के लिए। अभी हमने डिस्कस किए इवेंट्स जो 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले हुए। अब इस इतने बड़े इवेंट के पीछे कई रीज़न रहे होंगे, इसका डीप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे क्या मैकेनिज़म्स पीछे काम किए कि ये इवेंट हुआ और इसके क्या कॉजेज़ हैं, और इन कॉजेज़ को देख के फ्यूचर में ऐसा इवेंट ना हो, ऐसी सिचुएशन दोबारा ना बने, मिलियंस ऑफ लोग अपनी जॉब ना गंवाएं। तो उसके लिए इसके कॉजेज़ का डीप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये चीज़ देखा गया कि सबसे पहला कॉज ये रहा कि बहुत एक्सट्रीम और एक्सेसिव रिस्क टेकिंग हुई। इस रिस्क टेकिंग के पीछे रीजंस क्या रहे? सबसे पहला रीज़न ये रहा कि हमने बताया कि उस समय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छी होने की वजह से और हाउसिंग मार्केट में बूम होने की वजह से डिफरेंट जो लेंडर्स थे, डिफरेंट बैंक्स थे, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे,
उन सब के बीच में कंपटीशन डेवलप हो गया एक्सटेंड करने का, लोगों को एक्सटेंड करने का, और इससे बेनिफिट लेना बूमिंग मार्केट की वजह से, है ना। सब चाहते थे कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन एक्सटेंड करें। दूसरा ये हुआ कि इन खूब सारे लेंडर्स ने लोन एक्सटेंड किए, कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम की वो इन्होंने सब प्राइम लैंडिंग की। सब प्राइम लैंडिंग क्या हुई कि उन लोगों को लोन देना जो डिज़र्व नहीं करते, जिनकी इनकम लेवल, क्रेडिट वर्दीनेस इतनी नहीं है कि उनको इतने भारी लोन दिए जाएं, लेकिन फिर भी उनको लोन दिए गए। अब देखा जाता है, अब सोचना चाहिए कि ऐसा बैंकों ने क्यों किया। तो एक बहुत बड़ा रीज़न बताया जाता है, जो अभी हमने पीछे बात की, मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज़ का। लेंडर्स हैड लिटिल इंसेंटिव टू टेक केयर इन देयर लैंडिंग डिसीजन बिकॉज उनको पता था कि अगर ये लोन फेल भी हो गए तो हमको कोई लॉसेस नहीं करना। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि वो क्या कर रहे थे कि बहुत सारे लोन्स का, ये जो सारे लोन्स होते थे ना, उनको पूलिंग करते थे, उनकी मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज़ बना के बेच देते थे। उस सारा जो बर्डन था, जो सारा लॉस का सारा बर्डन था, वो इन्वेस्टर्स पे आ जाता है। तो इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं थी, इसलिए ये सब प्राइम लैंडिंग करे जा रहे थे। और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी इतना स्ट्रांग नहीं था, ये एमबीएस सिक्योरिटीज़ बेची जा रही थी। ओवर टाइम ये सिक्योरिटीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई, ओपेक हो गई, और सबसे कमाल की बात ये थी कि ये जो एमबीएस सिक्योरिटीज़ थी, इनको क्रेडिट जो रेटिंग कंपनीज़ होती हैं वो सेफ भी डिक्लेयर कर रही थी। ये भी एक बहुत बड़े रीज़न बन गया एक्सेसिव रिस्क टेकिंग करने के लिए। और तीसरा रीज़न ये है कि जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन एमबीएस सिक्योरिटीज़, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया, उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही लो रिस्क सिक्योरिटीज़ हैं, इसके पीछे होम लोन्स मार्केट अच्छी जा रही है, तो ये लो रिस्क हुआ, लोग अपना लोन वापस करेंगे। उन्हें नहीं पता था कि ये बबल है और ये बस्ट कर जाएगा। आप ये याद रखिए कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं, इसमें बाहर ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं, तभी ये इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस जो यूएस में शुरू हुआ पूरे दुनिया में फैल गया, मोस्ट प्रोबेबली यूरोप और अमेरिका में, जिनका दोनों इन एरियाज़ का पार्ट ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहा गया। इन लोगों ने लो रिस्क सेट समझ के इसमें इन्वॉल्व किया, और ताकि उनको अपनी लोकल मार्केट्स के अलावा यूएस मार्केट में ज़्यादा रिटर्न मिल सके। दूसरा मेजर कॉजेज़ रहा कि बहुत ही इंक्रीज बोरोइंग की गई बैंक्स और इन्वेस्टर्स के द्वारा। बोरोइंग मनी को बोरो करना टू परचेज एसेट को हम कहते हैं लीवरेज करना। ये प्रॉफिट्स तो बहुत बढ़ा देता है कि आप, जैसे कि जो बैंक्स करते हैं जनरली, हमसे डिपॉजिट लेके उसको कितने गुना मल्टीप्लाई कर जिसे ना उससे वो लोन्स देते हैं। ये होता तो लीवरेज है, इससे प्रॉफिट्स भी बहुत बढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा इससे लॉसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि जब हाउसिंग बबल टूटा तो बैंकर्स और इन्होंने खूब लॉसेस लिए, क्योंकि इन्होंने खूब पैसा मार्केट से उठाया था इन सिक्योरिटीज़ में लगाने के लिए। बैंकों ने भी इन्वेस्ट किया। अब लहमान ब्रदर्स के साथ हुआ क्या, उसके पास कैश की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि उसने जो सिक्योरिटीज़ बेची थी इन्वेस्टर्स को, या उसने खुद जो इन्वेस्ट किया था सिक्योरिटीज़ में, उनकी वैल्यू गिर गई। अब इन्वेस्टर्स अपनी मनी वापस मांग रहे हैं, वो आप दे नहीं सकते। बैंक्स अपनी मनी वापस मांग रहे हैं। बैंकों ने इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया और लोन दिए, ये सिक्योरिटीज़ बेची, लोन दिए, ये फेल हो गई हाउसिंग मार्केट, कैश की शॉर्टेज हो गई। इतना लीवरेज करने की वजह से पूरे सिस्टम में ये जो है ये कंटेजियन इफ़ेक्ट फैल गया। तीसरा कॉज और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो कहा जाता है और जो होना भी चाहिए, जिस पे खासकर ध्यान दिया चाहिए, वो था कि रेगुलेटरी फेलियर। रेगुलेटरी बॉडीज़ लाइक सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उन सब का फेल हो जाना, डिटेक्ट करना इस क्राइसिस को। क्या हुआ था कि जो ये सब प्राइम लैंडिंग हो रही थी, ये जो रेगुलेशंस का वायलेशन हो रहा था, ये जो ओपेक और कॉम्प्लेक्स एमबीएस सिक्योरिटीज़ बेची जा रही थी, इनके रेगुलेशंस बहुत लैक्स थे, बहुत इनसफिशिएंट भी थे। ये फ्रॉड कैसे हो रहा था कि बोरोवर्स की इनकम को ओवरस्टेट किया जा रहा था। जो इन्वेस्टर्स थे उनको जो थी
बड़े जैसे कहते हैं ना कि जैसे आज भी LIC कहता है या फिर गवर्नमेंट वार्न करती है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो होते हैं वो आप इन चीज़ों से बचें क्योंकि ये फ्रॉड होता है। तो ये चीज़ों पे गवर्नमेंट, वहाँ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थी वो ध्यान नहीं दे रही थी। तो ये रेगुलेटरी फेलियर भी कहा जाता है इसका एक बहुत बड़ा कॉज इस क्राइसिस का होने का। फिर क्या हुआ कि जब सरकार को ये लगा और जो फेडरल रिज़र्व को भी वहाँ पर लगा, तो वो टाइम पे उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने देखा कि मैनी सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट डिड नॉट फुली रिकॉग्नाइज द एक्सटेंट की भी NPA इतना बढ़ चुका है और इसका कंटेजन इफेक्ट ऑलमोस्ट पूरा ग्लोबल लेवल पर होगा, और उन्होंने टाइम पे रिएक्ट नहीं किया। ऑलमोस्ट जब लहमान ब्रदर्स जैसे बैंक को उन्होंने फेल हो के देख लिया, उसने बैंक्रप्सी फाइल कर दी, तब US गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, फेड रिज़र्व ने इंटरवीन किया। तो ये एक रेगुलेटरी फेलियर भी इसका एक बहुत बड़ा कॉज है। इतने बड़े ग्लोबल इवेंट के अनफोल्ड होने के बाद हमने क्या सीखा और क्या पॉलिसी रिस्पॉन्स हुए, उसके बाद ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहला पॉलिसी रिस्पॉन्स तो जो इमीडिएट हुआ कि इंटरेस्ट रेट को लोअर कर देगा और ऑलमोस्ट ज़ीरो ले गया, जिसको हम क्वांटिटेटिव ईजिंग भी कहते हैं। जो सेंट्रल बैंक करते हैं कि मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं, मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं रेपो रेट को ऑलमोस्ट डाउन करके, जिस पे वो बैंकों को लेंड करते हैं और फिर बैंक आगे लोगों को लेंड करते हैं, आगे कस्टमर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा ये था कि इंक्रीज़ गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे क्या किया कि बजट पे स्पेंडिंग बढ़ाई, डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करने के लिए, जो बहुत लोग, मिलियंस ऑफ लोग अपनी जॉब्स को लूज़ कर रहे थे। तीसरा ये किया गया, जो एक लॉन्गर टाइम में जो एक डिसीजन लेना होता है, लिया गया और फ्यूचर को देखते हुए लिया गया कि ओवरसाइट मैकेनिज़्म जो था जो फाइनेंशियल सिस्टम में, वो उसको बहुत स्ट्रेंथन किया गया हर बैंक के द्वारा, फेड रिज़र्व के द्वारा, RBI के द्वारा, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो बेसल नॉर्म्स 3 थे उनको बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया। और ग्लोबल लेवल पर भी ये बात की गई कि अब इसको जो है ग्लोबल लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, हर फेडरल रिज़र्व के द्वारा, हर सेंट्रल बैंक के द्वारा। और लीवरेज जो है, जो बैंक हैं वो कितना कम से कम रखें। अगर आप बेसल नॉर्म से भी एक पूरा वीडियो बना हुआ है तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं और ऐसे रेगुलेशंस लाए गए हैं कि उनके अलग अलग लेवल के जो टाइप के कैपिटल हैं, उनकी लिक्विडिटी के हिसाब से कितने कितने बैंक को हमेशा मेंटेन रखने हैं ताकि वो शॉक्स को झेल सके। फाइनली ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। अभी ये क्राइसिस, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट था, तो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो तो अभी आना है, जो इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहा, वो इसका अगला वीडियो आएगा। इस वीडियो में अगर कोई चीज़ आपको गलत लगे, फैक्ट लगे, तो ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।